हाँ, तो कल हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा डिस्कशन विद द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो चलो फटाक से रिवाइज कर लेते हैं कि चलो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने देखी थी इसकी डेफिनेशन। तो बताइए डेफिनेशन क्या होती है गैस्ट्रुलेशन की? क्या होती है भाई गैस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन? Formation of gastrula from blastocytes. वेरी गुड। ठीक है, तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रुलेशन। अब बताओ क्या होता है आप लोगों का गैस्ट्रोला? गैस्ट्रोला क्या होता है? Early embryo. अर्ली एम्ब्रियो होता है। ठीक है, गैस्ट्रोला इज नथिंग बट द अर्ली एम्ब्रियो। ओके डन। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि जो पर्टिकुलरली गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो इसमें कितने दो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, टू मेन इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। तो वो कौन कौन से होते हैं? differentiation of blastomeres और morphogenetic and movement. morphogenetic movement. डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? Morphogenetic movements. मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। फिर इन दोनों की वजह से जो पर्टिकुलरली मेन चीज होने वाली थी उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स की वजह से क्या होता है? Formation does of it three results into germinal the- layers. Formation of three Exactly. germinal It layers. resulted into the formation of three germinal layers, जिसकी वजह से तीन जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, then later on what happens due to the morphogenetic movement? It gives a definite place to that germinal layers in the embryo. Exactly. ये क्या देता है? It results into the it gives the definite place of इसका थ्री जर्मिनल लेयर्स इन एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो के जो थ्री जर्मिनल लेयर्स का एक डेफिनेट स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता है ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने देखा था इसकी प्रोसेस में। ठीक है, तो इसके प्रोसेस जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है गैस्ट्रुलेशन का, उसको भी हम वापस दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्या होता है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो हम लोगों ने कल देखा था। और जो सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इटसेल्फ। वो गैस्ट्रुलेशन का खुद ही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो देखा था दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो चलो इसके बारे में बताइए क्या क्या बताया था मैंने, कौन से दिन में क्या क्या हुआ था, पूरी की पूरी चीजें मुझे बताइए। ठीक है, याद आ रहा है किसी को? पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो 8 डे पर हो रहा था, 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन पर क्या हो रहा था? हमारा जो एम्ब्रियोनल नॉब होता है, ओके, इस एम्ब्रियोनल नॉब के फ्री एंड पर, इस एम्ब्रियोनल नॉब के फ्री एंड्स पर जो सेल्स होते हैं, ओके, द सेल्स ऑफ फ्री एंड्स, ओके, क्या होते हैं? जो हमारे सेल्स होते हैं एट फ्री एंड्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कन्वर्टेड इनटू Hypoblast. हाइपोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बराबर है। और जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं, रिमेनिंग सेल्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इट इज कन्वर्टेड इनटू द एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ये हाइपोब्लास्ट जो होता है, ये हाइपोब्लास्ट का क्या होता है? इट डिवाइड एंड रीडिवाइड। हाइपोब्लास्ट क्या होता है? हाइपोब्लास्ट
डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है, ठीक है, और फिर वो ग्रो होता है किसके अंदर, इनसाइड द ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोसिल के अंदर में वो ग्रो होते रहता है, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, एक नई सैक तैयार कर लेता है एंड फॉर्म द सैक, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज अ योक सैक, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, योक सैक कहते हैं, बराबर है, डन, सही है। हाँ सर। उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या कहा था कि ये आप लोगों का इपीब्लास्ट, ध्यान में रखना, ये इपीब्लास्ट है, और ठीक इसके नीचे क्या होता है आप लोगों का, हाइपोब्लास्ट, और ये हाइपोब्लास्ट ने क्या तैयार कर लिया था, एक कंप्लीटली आप लोगों का सैक तैयार कर लिया था, जिस सैक को हमने क्या नाम दिया हुआ था, योग सैक, योग बराबर है। सैक। तो ये इपीब्लास्ट और ये हाइपोब्लास्ट, इन दोनों ने क्या तैयार कर लिया था, एक बायलैमिनर लेयर तैयार कर लिया था, और इस बायलैमिनर लेयर को हमने क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया था इसको, एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनल डिस्क नाम दिया था, बराबर है। एम्ब्रियोनल डिस्क में कितने लेयर होते हैं, 2 layers. 2 लेयर्स। एक लेयर किसका होता है, हाइपोब्लास्ट। लेयर किसका होता है, ऊपर वाला लेयर होता है इपीब्लास्ट का, और एपिब्लास्ट। नीचे वाला लेयर किसका होता है, हाइपोब्लास्ट का। हाइपोब्लास्ट का लेयर होता है। ये दोनों मिलकर फिर एक जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसका नाम क्या देते हैं हम लोग, ये बायलैमिनर लेयर जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, Embryonal disc. एम्ब्रियोनिक डिस्क। नाम देते हैं। और यही एम्ब्रियोनल जो डिस्क होता है, यही एम्ब्रियोनल डिस्क आगे जाकर आप लोग के 3 जर्म्स लेयर बनाता है, बराबर है, समझ में आ गया, ओके। हाँ सर। हाँ ठीक है, अब ध्यान में रखना, यहाँ पर आप लोगों के ये जो पर्टिकुलरली 2 लेयर बन रहे हैं, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, इसको ही हम और 2 नाम देते हैं, ठीक है। इपीब्लास्ट जो होता है वो एक्चुअली उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव एंडोडर्म, बराबर है। इपीब्लास्ट जो होता है इट इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव एंडोडर्म कहते हैं, सही है, राइट। सर और जो हमारा प्रिमिटिव, प्राइमरी नहीं, क्या, सर फिर हाइपोब्लास्ट को। अब सॉरी, ओके, मैंने हाइपोब्लास्ट ऊपर लिखा हुआ है वो ध्यान में, हाँ, तो ये जो होता है ये क्या बनाता है, इपीब्लास्ट, इपीब्लास्ट क्या बनाता है, प्राइमरी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म बनवाता है, ठीक है। ये जो हाइपोब्लास्ट होता है, ये हाइपोब्लास्ट क्या बनवाता है, प्रीमेटिव एक्टोडर्म। प्रिमिटिव, कौन सा, इक्टो या एंडो, एंडो। हाँ, एंडोडर्म। एंडोडर्म, ओके, हाँ। तो हाइपोब्लास्ट जो होता है वो हाइपोब्लास्ट क्या बनवाता है, प्रिमिटिव एंडोडर्म बनवाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैंने क्या बताया था, फिर आप लोगों का क्या तैयार होता है बताइए, बताइए क्या होता है। एमनियोटिक अरे भाई कैविटी। पहले केस में आप लोग के हाइपोब्लास्ट, हाँ, हाइपोब्लास्ट के सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड हो गए थे, अभी किसके सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड होंगे, एपिब्लास्ट के। Epiblast. हाँ, अभी क्या होंगे, एपिब्लास्ट के सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड होंगे, ठीक है, इन सच अ वे, इस तरह से वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं कि वो क्या तैयार करते हैं, इट फॉर्म्स अ कैविटी, वो क्या तैयार कर लेते हैं, कैविटी तैयार कर लेते हैं, जिस कैविटी का नाम क्या होता है, कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी, बराबर है। इस कैविटी का नाम क्या होता है, एमनियोटिक कैविटी। अब ये जो पर्टिकुलरली एमनियोटिक कैविटी तैयार होती है वो कुछ इस तरह से तैयार होती है, बराबर है, डन। ये होती है आप लोगों की एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। अब इस एमनियोटिक कैविटी के 2 पार्ट होते हैं,
एक फ्लोअर और एक रूफ, बराबर है। तो बताओ इसका रूफ, पहले फ्लोअर, फ्लोअर किसने बना कर रखा हुआ है? Embryonal The disc. floor of amniotic cavity is formed by the Embryonal disc. embryonic disc, बराबर है। डन। जबकि इसका जो रूफ होता है, ये रूफ एक स्पेशल टाइप के सेल्स तैयार करते हैं, और उन सेल का नाम क्या होता है? Amniotic हम cells. इसके हाँ, अभी अभी इस पर्टिकुलरली सेल्स को हम स्पेशल नाम देंगे, वो रहेगा एमनियोजेनिक सेल। ओके, फिर मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो एमनियोजेनिक सेल्स होते हैं, ये एमनियोजेनिक सेल्स बाद में क्या तैयार करते हैं? Amnion. Amnion. एमनियन तैयार करते हैं। और फिर ये जो एमनियन होता है, एमनियन लेयर होता है, एमनियन मतलब एक लेयर होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एमनियन क्या होता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है। ओके, क्या होता है वो? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ध्यान में रखना, अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई एमनियन क्या है, तो एमनियन सेल होते हैं क्या? नहीं। एमनियन सेल होते हैं क्या? नहीं, बल्कि वो क्या होता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम क्या होता है? Surround and protects the सराउंड एंड embryo. प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, बराबर है। ये इसका काम होता है। अब ये सारे चेंजेस की वजह से क्या होता है? हमारे पास दो टाइप की कैविटी आ जाती है। कौन सी दो टाइप की कैविटी आ गई है? एक है हमारा एमनियोटिक कैविटी और दूसरा होता है योक सैक। ओके, और इन दोनों के बीच में आप लोग का क्या है? Embryonal disc. Embryonic disc. Embryonal disc। तो हम क्या बोलेंगे कि this changes occurs in such a way that the embryonal disc lies in the middle of or lies between the amniotic cavity and the yolk sac। समझ में आ रहा है? ये सारे चेंजेस किस तरह से होते हैं? All these changes occurs in such a way that embryonal disc lie between the amniotic cavity and the yolk sac। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, हाँ, तो ये हम लोगों ने देखा था कल तक, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब आगे देखते हैं, दैट इज द गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रुलेशन होता है, देखिए इसमें मैं आपको समझा दूंगा फिलहाल, तो वो सिर्फ ध्यान में रखो, फिर हम इसको एक वीडियो शो करने की कोशिश करूंगा जिससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप लोगों का ये जो पूरा प्रोसेस होता है गैस्ट्रुलेशन का, ये स्टार्ट होता है 15 डेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ध्यान में रखना, the process of gastrulation occurs on 15 days after the fertilization। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, अब ये प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है? तो प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, जो आप लोगों का बाइलैमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क जो होता है, बाइलैमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क। ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क, समझ में आ रहा है? एम्ब्रियोनल डिस्क अभी हमारे पास कैसा है? बाइलैमिनर है, दो लेयर है। एग्जैक्टली, तो ये बाइलैमिनर एम्ब्रियोनल जो डिस्क है, ये बाद में किस में कन्वर्ट हो रहा है? ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क, मतलब इसमें 3 लेयर आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, बाइलैमिनर एम्ब्रियो डिस्क में जो 2 लेयर होते हैं, वो कौन से 2 लेयर होते हैं? बाइलैमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क में 2 लेयर कौन से होते हैं? Epiblast और Trophoblast। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि बाइलैमिनर स्ट्रक्चर ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो बताओ ये जो ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर रहेगा, ये ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर किस चीज का रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? मतलब इसमें जो 3 लेयर रहेंगे, अब ये 3 लेयर का नाम क्या रहेगा? टेल मी। एक्टोडर्म। वेरी गुड, ये होते हैं आप लोग के 3 जर्म लेयर। मतलब कौन कौन से? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, जो हमारा बाइलैमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क होता है, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क। ट्राइलैमिनर एम्ब्रियो डिस्क का मतलब ये होता है कि उसमें 3 लेयर होते हैं, और वो 3 लेयर होते हैं हमारे जर्म लेयर, दैट इज द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। क्लियर?
क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि ये होता कैसा है। ठीक है, सो ऑल द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन अकर्स विद द, क्योंकि हमारे पास बायलेमिनर लेयर में दो लेयर है, एक हाइपोब्लास्ट और एक इपीब्लास्ट, तो इसमें से किसी एक ही लेयर के डिवीजन और रीडिवीजन की वजह से आप लोगों का ये तीन लेयर तैयार होता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो क्या लगता है आप लोग को वो दो लेयर में से कौन से लेयर होंगे, लेयर ऑफ इपीब्लास्ट और लेयर ऑफ हाइपोब्लास्ट? इसके डिवीजन या रीडिवीजन की वजह से आपका ये जो बायलेमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क है वो ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क में कन्वर्ट होगा। क्या लगता है आपको, इपीब्लास्ट के या हाइपोब्लास्ट के? इपीब्लास्ट। आपको क्या लगता है वो बताना है, ठीक है, बताइए। बोलो भाई। इपीब्लास्ट की वजह से होता है। अब होता क्या है, इसको जरा सा हम समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये इपीब्लास्ट और ये हाइपोब्लास्ट, अब इसको मैं कुछ इस तरह से निकाल रहा हूँ। कंसिडर करो कि ये इपीब्लास्ट है हमारा, ठीक है, और ये जो नीचे जो लेयर आ रहा है वो हमारा हाइपोब्लास्ट का लेयर। गॉट इट? देन समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि जो प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन होता है, इट अकर्स ड्यू टू द division and redivision, redivision and माइग्रेशन, और साथ में माइग्रेशन भी होता है, माइग्रेशन ऑफ इपीब्लास्ट। ठीक है, तो इनके वजह से आप लोग का ये पूरा का पूरा गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है। अब ये गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में होता क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में ये जो आप लोगों का इपीब्लास्ट है इसका जो सरफेस होता है, ठीक है, देखिए मैं एक थोड़ा सा वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। सर ब्लर दिख रहा है। सर बहुत ब्लर दिख रहा। एक मिनट, आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो देखिए अभी अच्छे से, तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को समझ लो। ये स्ट्रक्चर वही है हमारा एम्ब्रियोनल डिस्क। गेट इट? ऊपर के जो नीले कलर के सेल दिख रहे हैं आप लोगों को, वो नीले कलर के सेल कौन से हैं आपके? एमनियन। ये जो नीले कलर के सेल है, ये नीले कलर के सेल कौन से है? Embryonal. वो आप लोगों के, अरे यार ये ना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि वो अगर मैं ऑन करूंगा तो यहाँ पर मेरा ऑफ हो जाएगा। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर। एक मिनट, ये देखो ये डिस्कनेक्ट हो गया। Shit. सर ब्लर दिख रहे हैं। ये दिक्कत है। हेलो, आवाज आ रही? हाँ सर हाँ सर. हाँ सर। आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अरे यार अभी ये मेरे ब्लूटूथ के साथ में आवाज कनेक्ट नहीं हो रहा है इसका। Shit. ये एक दिक्कत जाती है यार यहाँ पर। खैर छोड़ो, अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर वो वीडियो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आप लोगों का इपीब्लास्ट का सरफेस होता है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलरली ग्रूव के साथ स्टार्ट होता है। ग्रूव का मतलब क्या होगा कि जैसे ये सरफेस है तो सरफेस के अंदर ऐसा थोड़ा सा होल जगह होने माहिती है ना, मतलब गड्ढे जैसी चीज हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। हाँ, तो सबसे पहला यहाँ पर जो स्टार्ट होता है एक ग्रूव स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसके ऊपर सरफेस ऑफ इपीब्लास्ट के ऊपर ध्यान में रखना, पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है सरफेस ऑफ इपीब्लास्ट के ऊपर में एक ग्रूव तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? ग्रूव। ग्रूव मतलब ऐसी एक
खोल अशी जागा। समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। हाँ, तो ये जो पर्टिकुलरली ग्रूव होता है, ठीक है, शॉलो ग्रूव, इसको आप प्रिमिटिव ग्रूव कहेंगे। ये जो खोलकर जो जागा रहता है, ओके, इट इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव ग्रूव। इसको आप कहते हो प्रिमिटिव ग्रूव, ओके। और ये जो ग्रूव होता है ये एक लंबी चलता है, मतलब एक स्ट्रिक की तरह, ओके। ग्रूव म्हणजे एक खोलगट जागा आणि एक खोलगट जागा अशी लांब जाते, ओके, डन। तो उसको आप कहेंगे प्रिमिटिव स्ट्रिक। इसको आप क्या कहेंगे? प्रिमिटिव स्ट्रिक। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, तो प्रिमिटिव स्ट्रिक मतलब जो पर्टिकुलरली ऐसा एक लाइन खींचे जा रहा है, जो लाइन खींची जाएगी उसको हम प्रिमिटिव स्ट्रिक कहेंगे, और जो शॉलो रीजन रहेगा उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों के इस प्रिमिटिव ग्रूव या प्रिमिटिव स्ट्रिक की वजह से आप लोगों का अभी दो पोर्शन आ जाएगा। एक ये ऊपर वाला पोर्शन जिसको मैं पोस्टेरियर पार्ट बोल दूंगा, और ये नीचे वाला जो रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ एंटीरियर पार्ट। ओके, समझ में आ रहा है? यस समझ सर। में आ रहा है? हाँ, अब ये जो एंटीरियर पार्ट होता है, अब आपको पता है ये जो लेयर है ये कौन सा लेयर है? ये लेयर कौन सा है? हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट। और आपका हाइपोब्लास्ट किसको कवर करके रखा हुआ है? योल्क सैक। योग सेल, राइट। तो ये जो आप लोगों का एंटीरियर एंड होता है इस प्रिमिटिव ग्रूव का, ये आप लोगों का क्या होता है, कम्युनिकेट करता है विद योग सैक। ये आप लोगों के योग सैक के साथ कम्युनिकेट करता है विद द होल या अपर्चर। एक होल या अपर्चर की बदौलत ये किसके साथ कनेक्टेड होता है? आपके योग सैक के साथ। समझ में आ रहा है? हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये जो पर्टिकुलरली होल या अपर्चर होता है इसको कहा जाता है ब्लास्टोपोर। इसको क्या कहा जाता है? ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर। और यही ब्लास्टोपोर जो होता है वो आगे जाकर हमारे फ्यूचर एनस में, ठीक है, एनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ब्लास्टोपोर होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है। लेटर ऑन फिर आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक्स में जो आप लोगों के सेल्स रहेंगे इपीब्लास्ट के, ओके, ठीक है, ये जो सेल्स रहेंगे इपीब्लास्ट के, ये क्या हो जाएंगे, यहां से डिटैच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिटैच हो जाएंगे प्रिमिटिव स्ट्रिक्स से। कौन से सेल? इपीब्लास्ट के सेल। द इपीब्लास्ट सेल ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रिक डिटैच हो जाएंगे, और डिटैच होने के बाद में ये क्या करेंगे, यहाँ नीचे में आ जाएंगे। और नीचे में कौन से सेल थे आपके? ये वाले हाइपोब्लास्ट सेल थे। बराबर है? समझ में आ रहा है आपको? हाँ। हाँ सर। तो ये हाइपोब्लास्ट सेल को इनवैजिनेट करेंगे। इनवैजिनेट मतलब उसको खाना स्टार्ट कर देंगे, और खाकर उन पर्टिकुलरली हाइपोब्लास्ट लेयर की जगह वो खुद का ही लेयर तैयार कर देगा। वो क्या कर देगा? खुद का ही लेयर तैयार कर देगा। इस तरह से समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर कि जो इपीब्लास्ट होते हैं, इपीब्लास्ट ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रिक, वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड एंड रीडिवाइड, एंड देन वो इन्वेजिनेट करेंगे हाइपोब्लास्ट का, और वो एक लेयर तैयार कर देंगे। अब ये लेयर का नाम क्या होगा? ये वाला। कौन सा? इक्टोडर्म। हम लोगों ने लिखा ना कि इपीब्लास्ट आगे जाकर इक्टोडर्म में कन्वर्ट होता है। हाँ। आ रहा है? तो इस तरह से वो क्या तैयार कर लेता है? आप लोगों का इक्टोडर्म तैयार कर लेता है। अब बचे हुए जो पर्टिकुलरली सेल रहेंगे इपीब्लास्ट के, वो एक अलग लेयर तैयार कर लेंगे। ओके, वो क्या तैयार कर लेंगे? अलग लेयर तैयार कर लेंगे। क्लियर है? हाँ। हाँ सर। ओके, तो ये जो पर्टिकुलरली, अरे यार सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोल गया। ये इक्टोडर्म नहीं, ये एंडोडर्म होता है, अंदर वाला है ना ये हाइपोब्लास्ट के सेल को इन्वेजिनेट करके ये अंदर वाला लेयर बनवाता है। तो ये जो लेयर होता है ये कौन सा लेयर होता है? एंडोडर्म। एंडोडर्म। कौन सा लेयर होता है ये? एंडोडर्म। क्लियर है?
डन। और बचे हुए जो ईपी ब्लास्ट होते हैं वो ईपी ब्लास्ट आप लोगों का कौन सा लेयर तैयार करने वाला है, एक्टोडर्म। क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग का एक और लेयर बचता है, कौन सा? मेसोडर्म। मेसोडर्म, बराबर है। डन। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो प्रिमिटिव स्टिक का जो साइड होता है, ये वाला, ये जो है ना प्रिमिटिव स्टिक का साइड, तो इस प्रिमिटिव स्टिक के साइड से क्या तैयार हो जाता है, आप लोग का थर्ड लेयर तैयार हो जाता है, जो कौन सा होता है, मेसोडर्म। कौन सा लेयर होता है, मेसोडर्म। मेसोडर्म। समझ में आ रहा है? डन। हाँ तो सर। ध्यान में रखना, सबसे पहले कौन सा लेयर तैयार हुआ था हमारा, एंडोडर्म। 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 एंडोडर्म कैसे तैयार हुआ था, कैसे तैयार हाइपोब्लास्ट। हुआ था, ईपी ब्लास्ट। कहाँ के ईपी ब्लास्ट, प्रिमिटिव स्ट्रिक के। प्रिमिटिव स्ट्रिक के ईपी ब्लास्ट। उसने क्या किया था, डिवाइड एंड रीडिवाइड हुआ, डिवाइड। हाँ। डिवाइड एंड रीडिवाइड। फिर उसके बाद में माइग्रेट हुआ, और उसके बाद में उसने इनवेजिनेट किया। ध्यान में रखना, तीन चीजें करता है, पहले डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है, फिर उसके बाद में माइग्रेट होता है, और माइग्रेट होने के बाद वो इनवेजिनेट करेगा हाइपोब्लास्ट को। गॉट इट? हाँ। ठीक है, ध्यान में आ रहा है? तो पहले क्या करता है वो बताइए, डिवाइड एंड रीडिवाइड। डिवाइड एंड डिवाइड एंड रीडिवाइड। दूसरा क्या होता है वो, माइग्रेट। माइग्रेट। क्या करता है वो, तीसरा काम क्या करता है, इनवेजिनेट। तीसरा काम क्या करवाता है वो, इनवेजिनेट। वेजिटेट। इनवेजिनेट। इनवेजिनेट करता है। किसको, हाइपोब्लास्ट के सेल्स को। हाइपोब्लास्ट को। कौन कर रहा है, इपीब्लास्ट। ब्लास्ट। ईपी ब्लास्ट। किसका ईपी ब्लास्ट, प्रिमिटिव स्टिक का। प्रिमिटिव स्ट्रिक का, बराबर है। तो प्रिमिटिव स्ट्रिक का ईपी ब्लास्ट क्या करता है, सबसे पहले डिवाइड एंड रीडिवाइड। फिर माइग्रेट। फिर इनवेजिनेट द सेल्स इनवेजिनेट। ऑफ इसको हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट। और क्या क्या हाइपोब्लास्ट। करता है, एंडोडर्म। एंडोडर्म। यस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा लेयर तैयार होता है, इक्टोडर्म। एक्टोडर्म। कौन तैयार करता है, एक्टोडर्म। इपीब्लास्ट। ईपी ब्लास्ट। ओके, डन। ईपी ब्लास्ट जो होता है वो कौन सा लेयर तैयार करवाता है आपका, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। ओके, रिमेनिंग सेल्स ऑफ द ईपी ब्लास्ट कन्वर्टेड इनटू द एक्टोडर्म। फिर कौन सा तैयार होता है, मेसोडर्म। 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 कैसे तैयार हो रहे थे मेसोडर्म, फ्रॉम द साइट ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक। ये वर्ड ध्यान में रखना, कहां से तैयार होता है, फ्रॉम द साइट ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक। ओके, कहां से Yes, तैयार sir. होता है, From the site of site of primitive streak. primitive streak. हाँ, कौन तैयार होता है, मेसोडर्म। किसके बीच में तैयार होता है मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। एंडोडर्म और एक्सोडर्म के बीच में वो तैयार होता है, बराबर है। समझ में आ गया? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का जो एम्ब्रियोनल डिस्क था, जो कि पहले बायलैमिनर था, अभी वो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, तो ये होता है आप लोगों का प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। तो ये रहता है सिंपल, सिंपल तो नहीं है बट इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखिए, बोर्ड लेवल के लिए इतना ही है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द गैस्ट्रुलेशन। अब इसके बाद में चलिए, अब हम मुझे बताइए
हाँ हेलो, ध्यान में आ गया ना आपको पूरा प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन? हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो, अब आप मुझे ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, ठीक है? ओके, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, मैं पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट के हिसाब से आप डिफरेंस। सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ, मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? तो बताओ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला को क्या कहा जाता है? ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला को क्या कहा जाता है? ब्लास्टुलेशन। ओके, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ब्लास्टुला कॉल्ड एज अ ब्लास्टुलेशन, जबकि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रुलेशन। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, कि वो तैयार किससे होता है? इट इज फॉर्म फ्रॉम, इट इज फॉर्मड फ्रॉम, मतलब ये कौन सी चीज से तैयार होता है? ब्लास्टुला किससे तैयार होता है? ब्लास्टुला जो होता है वो किससे तैयार हो रहा था? मोरूला से। ब्लास्टुला किससे तैयार हो रहा था? मोरूला से। जबकि गैस्ट्रुला किससे तैयार होता है? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, मतलब कि ब्लास्टुला, बराबर है, डन, ठीक है। ये माइटोटिक डिवीजन, जिसके दोनों में भी माइटोटिक डिवीजन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बट माइटोटिक डिवीजन में फर्क होता है। क्या? ब्लास्टुला जब तैयार होता है मोरूला से, तो इट इज फॉर्म ड्यू टू द रैपिड माइटोटिक डिवीजन, जबकि गैस्ट्रुला तैयार होता है ड्यू टू द स्लोअर माइटोटिक डिवीजन। क्लियर? हाँ सर। ओके, तो माइटोटिक डिवीजन दोनों में भी होता है, लेकिन रेट ऑफ माइटोटिक डिवीजन अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर रेट ऑफ माइटोटिक डिवीजन ये वाला पढ़ो, रेट ऑफ माइटोटिक डिवीजन। क्लियर? यस सर। ठीक है, लेट्स नेक्स्ट देख, जो होता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल होता है या नहीं होता है? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल, ठीक है। तो बताओ, ब्लास्टुला में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स हो रहे थे क्या? नहीं। नहीं। जबकि गैस्ट्रुला के टाइम पर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल हो रहे थे। हाँ। हाँ। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। डिफरेंशिएशन ऑफ सेल मतलब एक ही पर्टिकुलरली सेल दो टाइप में डिवाइड हो जाना, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता है गैस्ट्रुला में आप लोगों के सेल्स तैयार हो गए थे इपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट में, सही है, राइट। लेकिन ब्लास्टुला में वैसा कुछ हो रहा था क्या? नहीं। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स किसके अंदर होता है, ब्लास्टुला या गैस्ट्रुला के अंदर? ग्रास्टुला। ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के अंदर होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा द डिफरेंस बिटवीन द ब्लास्टुला एंड द गैस्ट्रुला। क्लियर है? यस सर। ओके गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एम्ब्रियोजेनेसिस का वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो चारों प्रोसेस थे, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन और गैस्ट्रुलेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने खत्म कर दी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से, जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। तो आप लोग उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, एक बार वापस उसको पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अब हम चलते हैं दैट इज द फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स। फेट ऑफ सी जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन में हमारे पास 3 जर्मिनल लेयर तैयार हो गए थे, बराबर है। हाँ। कौन कौन से? इक्टोडर्म, एंडोडर्म। मेसोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। एंडोडर्म। एंडोडर्म। अब इनका हमको देखना है फेट। फेट का मतलब होता है कि भाई ये किसमें कन्वर्ट होंगे आगे जाकर। ओके, इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस।
इसको ही आप एक और वर्ड डाल सकते हो, ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब अभी 3 लेयर से हमारे ऑर्गन तैयार होने वाले, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग लेयर से अलग अलग ऑर्गन तैयार होते हैं। क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो देखिए अभी इनमें से कौन कौन सी चीजें आप लोग की तैयार होती है, तो आप इसको रटना है, आप लोग को याद करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग को आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी या फिर आप लोग के नोट्स में भी दी हुई रहते हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को सिंपल एक चीज बता देता हूँ कि हमारे बॉडी में स्पेसिफिकली 4 टाइप की टिश्यूज होती है। 4 टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट, और ये 4 टाइप की जो टिश्यूज होती है यही हमारे ऑर्गन्स बनवाती है। ये जो 4 टाइप की टिश्यूज है, इसमें सबसे पहली होती है इपिथेलियल टिश्यू, देन सेकंड होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू, देन थर्ड होती है हमारी मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ होती है हमारी नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है जो हमारी क्या होती है, टिश्यूज अलग होती है। इपिथेलियल टिश्यू हर एक ऑर्गन के कवरिंग पर प्रेजेंट होता है, ऑर्गन कवरिंग इंटरनल या फिर आउटर कोई भी होगी, ठीक है। ऑर्गन कवरिंग वो इंटरनल भी हो सकता है या फिर आउटर भी हो सकता है, ठीक है। लैटरल कनेक्टिव टिश्यू तो बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन आप लोग को कुछ स्पेसिफिक ध्यान में रखना है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो होती है उसमें आप लोग को ब्लड ध्यान में रखना है, लिम्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग को बोन ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कुछ कनेक्टिव टिश्यूज है जो आप लोग को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कार्टिलेजेस हो गए। मस्कुलर टिश्यू में आप लोग को 3 टाइप की होती है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू मतलब हमारी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल से बने हुए आप लोगों के लगभग सारे के सारे विसेरल ऑर्गन, मतलब सारे ऑर्गन, लगभग सारे ऑर्गन। और फिर एक होता है कार्डियक मसल, और कार्डियक मसल से बना हुआ आप लोगों का हार्ट, ठीक है। देन नर्वस टिश्यू से बना रहता है आप लोगों का नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम आप लोग को पता है कौन कौन से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऐसे दोनों टाइप के नर्वस सिस्टम जो होता है वो दोनों के दोनों नर्वस सिस्टम आप लोग के नर्वस सिस्टम से बने हैं, मतलब उसमें ब्रेन वगैरह सारी चीजें आ जाती। अब इनका अगर ओरिजिन देखें तो ध्यान में रखना, इपिथेलियल जो होता है वो तीनों टाइप के ओरिजिन में होता है, मतलब वो एंडोडर्मल भी होता है, मेसोडर्मल भी होता है और इक्टोडर्मल भी होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ये जो दोनों टिश्यूज होती है ये सिर्फ मेसोडर्मल होता है ओरिजिन में, और नर्वस टिश्यू जो होता है वो होता है ओरिजिन में इक्टोडर्मल। क्लियर है? क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है। तो आप ये वाली चीज ध्यान में रखो, और बाकी के जो सारे ऑर्गन्स आप लोग को दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में या फिर नोट्स में, वो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बट ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को समझा है, ठीक है। तो आप उसको कल पढ़ लीजिए, अगर उसमें कोई डिफिकल्टी आती है या फिर आप चाहते हो कि वो वाले ऑर्गन को इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाया जाए तो मैं आप लोग को कल समझा दूंगा। क्लियर? Yes, sir. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अभी कल, ठीक है।